नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस बिग मैराथन में। और आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के ऊपर, जिसमें जो साइंस विषय है, चाहे आप L1 की तैयारी कर रहे हो चाहे आप L2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ये कॉमन क्लास रहने वाली है। कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चन आपके टफ भी हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं, कुछ उससे भी टफ हैं। तो अपने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने। इसमें L1 और L2 दोनों के लिए है ये क्लास। कहीं आप सोचो कि ये ओनली L1 है या L2 है, तो मैं आपको पहले दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि L1 और L2 के लिए दोनों के लिए क्लास है, ठीक है। तो अपने बिना किसी देरी के अपने इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के अपने स्क्रीन के ऊपर जो पहला क्वेश्चन है वो अपने चल रहे हैं। उससे पहले क्लियर कर दूं, इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के तीनों के कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन का नंबरिंग 250 प्लस रहेगा। इसमें क्वेश्चन जो है आपके जो है 235 या 240 के करीब है, लेकिन ये 250 लिखा है डाटा, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अपने क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं और ईच ऑप्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन 300 से पार हो जाएंगे, ठीक है। आपने जो बोल रहा हूँ हर एक लाइन को सुनना है, हर एक बात को आपने अच्छे से सुनना है, और जो बातें बता रहा हूँ वो आपने सीखनी है, ठीक है। तो इस क्लास को लास्ट तक देखना है, तो बने रहें। आपको जो भी खाना पीना है साथ में चलता रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट तक इस क्लास को आराम से मोबाइल के अंदर आपने देखना है, ठीक है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल आपके सीक्वेंस जो रहेगा, पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री के बाद देन बायो के क्वेश्चन, और लास्ट में अपनी प्यारी सी फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है क्या कहलाता है? अणु है, परमाणु है, आयन है, यौगिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है कि तत्व जो होता है उसका सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है क्या, परमाणु कहलाता है, आयन कहलाता है, या यौगिक कहलाता है? तो जैसा कि आपको विदित है कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु से क्या बनता है, आपके परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है आपका तत्व, और 2 या 2 से ज्यादा तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, आपके यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक। और परमाणुओं से मिलकर ही क्या बनता है, आपका अणु भी बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है। लेकिन परमाणु अगर एक ही प्रकार के हैं, परमाणु क्या है, एक ही प्रकार के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, तो वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तत्व बनेगा, और तत्वों से मिलके क्या बनेगा, यौगिक। अगर आपके परमाणु अलग अलग प्रकार के हैं तो उसको अपने अणु बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो अभी जैसे चर्चा की, समान प्रकार का एक जैसे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण आपके कोई भी 2 पदार्थ होंगे और वो शुद्ध रूप नहीं होगा, यानी किसी भी अलग टाइप से आप इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने कहा रेत और आपने कंकड़ मिला दिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, मिश्रण। और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक हो गया समांगी मिश्रण हो गया, और एक कौन सा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण कौन सा, जिसमें आपके दोनों पदार्थ जो हैं आपके मिल जाते हैं अच्छे से एक दूसरे में, और उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य देखने पे आपको वो एक जैसे लगेंगे, जैसे आपने जल में चीनी घोल दी। और विषमांगी जो अलग अलग दिखेंगे, जैसे अभी एग्जांपल लिया आपने रेत और उसमें कंकड़, या जैसे गेहूं में कंकड़ है, वो आपका विषमांगी हो जाएगा। या ये भी कह सकते हो सिंपल सा, रेत में जल घोल दो, वो भी आपका विषमांगी है। क्लियर। विलीन क्या होता है, जब किसी विलायक में क्या घोला जाता है, विलेय को घोला जाता है, तो वो आपका विलीन बन जाता है। विलेय पदार्थ कम होता है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। विलायक में विलेय को घोला जाता है, जैसे जल में रेत को घोला, या जल में आपने क्या बोला, रेत में घोलोगे तो वो विलयन नहीं बनेगा, वो प्रॉपर से मिलेगा ही नहीं, है ना। तो जल में आपने चीनी घोल दी या नमक घोल दिया, तो चीनी या नमक क्या हो गया, विलेय, और जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है। इजी प्रश्न आ रहे हैं, एक बार तो बीच बीच में अच्छे अच्छे प्रश्न भी आएंगे आपके, है ना। तो काफी क्वेश्चन है, तो आप लास्ट तक इसको जरूर देखें। H2O, HO2, H2O2, OH।
तो जैसा कि विदित है H2O, H2O। इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे मैंने इजी पूछ लिया, इसी में प्रश्न बनता है कि जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का, या तो वो क्या पूछेगा, परमाणुओं का अनुपात पूछेगा, तब तो 2:1 आएगा, लेकिन द्रव्यमानों का अनुपात पूछे तब कितना आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन आएंगे तो द्रव्यमान 2, ऑक्सीजन 1 है, यानी कितना होता है 16, यानी 1:8 आ जाएगा। अगर द्रव्यमानों का पूछे तब तो 1:8 आएगा द्रव्यमानों का, लेकिन अगर वो किसका पूछे, सामान्य परमाणुओं का पूछे, परमाणुओं का अनुपात पूछे तो आपका 2:1 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, एक मोल में कणों की संख्या होती है, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, तो वो किसके बराबर होती है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, जो कि कितनी होती है 6.023 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ओके, क्लियर है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो है एक मोल में पाए जाने वाले अणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, कणों की संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट है, अणु किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से, परमाणु से, या आयन से। तो अणु जो है वो परमाणुओं से मिलके ही बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मिश्रण है, जल है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, वायु है क्या, सोडियम क्लोराइड है क्या। अब सिंपल सा फंडा है, जिनका फॉर्मूला होता है ना, रासायनिक सूत्र बन सकता है ना, जिनका रासायनिक सूत्र बन सकता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई साहब, यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक। और जिनका रासायनिक सूत्र नहीं है, सिंपली उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको आप मिश्रण बोल दोगे। जैसे जल का होता है, बोलो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, सोडियम क्लोराइड हाँ, किसका नहीं, वायु का नहीं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन यौगिक है, निम्न में से कौन यौगिक है। थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, क्वेश्चन काफी है तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो सेटिंग के अंदर, सेटिंग का मतलब इस YouTube की सेटिंग के अंदर ही आपको ये स्पीड घटाना बढ़ाना ये ऑप्शन आता है, तो वो आप थोड़ी कम कर लें, ठीक है। निम्न में से कौन यौगिक है, दूध है क्या, वायु, जल, पीतल। पीतल क्या है भैया, पीतल जो है आपका एक क्या है, क्या बोलते हैं इसको, 2 धातुओं को मिलाकर क्या बनाया जा सकता है, मिश्र धातु। क्या, मिश्र धातु, एलॉय बोलते हैं, मिश्र धातु, ठीक है। ओके, दूध नहीं, यौगिक नहीं है, वायु नहीं है, कौन बच गया, जल का फॉर्मूला अभी पढ़ा H2O। क्लियर। यहाँ पे और कोई ऑप्शन हो सकता है, मैंने ये ऑप्शन लिए, ये क्वेश्चन ये आए और ऑप्शन इसके अंदर चेंज हो सकते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है, बोलो। आपको सर भौतिक परिवर्तन में ओनली फॉर फिजिकल जो आपका प्रॉपर्टी, इट मीन्स भौतिक जो गुण हैं वही बदलते हैं। जैसे उदाहरण इसमें से ढूंढना है, लोहे में जंग लगना, मोम का पिघलना, दूध का फटना, लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना रासायनिक है, दूध का फटना रासायनिक है, ठीक है। मोम का पिघलना नहीं, लोहे का जंग लगना ये भी रासायनिक है। तो पूछा क्या है, भौतिक, तो कौन सा बच गया, अपने एक ही तो बच गया, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, कागज का जलना, नमक का घुलना। नमक का घुलना भौतिक है, पानी का उबलना भौतिक है, बर्फ का पिघलना भी भौतिक है, बच गया कागज का जलना। कागज का जलना, तो कागज का जलना जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा इसके अंदर एक क्वेश्चन एक और आता है कि ऐसा कौन सा आपके परिवर्तन है जो आपके रासायनिक और भौतिक दोनों है। तो मोमबत्ती जलना, मोमबत्ती का जलना। तो उसके अंदर मोम जो है वो पिघल रहा है, वो तो भौतिक परिवर्तन है, जबकि जो आपकी धागा है बीच में वो जल रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, तो वो आपका रासायनिक होता है, तो वो दोनों आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन तत्व है, सोडियम है, जल है, अमोनिया है, नमक है। नमक क्या होता है भाई साहब, सोडियम क्लोराइड होता है। ओके, सोडियम Na होता है, जल क्या होता है, H2O होता है, अमोनिया क्या होता है, NH4Cl होता है। ओके, सॉरी अमोनियम क्लोराइड बोल दिया मैंने गलती से, NH3 होता है। ओके, नहीं देखो, जिसके अंदर एक ही परमाणु होता है, एक ही टाइप के परमाणु होते हैं, उसे हम कहते हैं तत्व, बाकी सारे होते हैं यौगिक। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे दोस्त यौगिक हैं। और ये जो बच गया सोडियम, ये आपका इस प्रश्न का आंसर सोडियम जो है तत्व है। नेक्स्ट, मिश्रण के घटकों को अलग किया जा सकता है क्योंकि
मिश्रण जो है उसके जो घटक हैं उनको अलग किया जा सकता है। वे रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं क्या, उनके गुण बदल जाते हैं क्या, वे भौतिक रूप से मिले होते हैं, उनका निश्चित अनुपात होता है। देखो निश्चित अनुपात होना, रासायनिक रूप से जुड़ना, गुण बदल जाना, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन यानी या बोल सकते हो यौगिक के गुण धर्म है। किसके गुण है भाई, यौगिक के गुण है। ठीक है, यौगिक के गुण नहीं चाहिए अपने को, किसके चाहिए, मिश्रण के। तो एक ही बच गया मिश्रण, सी ऑप्शन। वे भौतिक रूप से मिले होते हैं इसलिए उनको अलग किया जा सकता है। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट देखो। हाँ, NaCl में उपस्थित तत्वों की संख्या। NaCl में कितने तत्व हैं? NaCl में एक तो सोडियम है, एक क्लोराइड है। कितने तत्व हो गए मेरे दोस्त? 2 हो गए, तो 2 पे लगा दो टिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सजातीय मिश्रण है? निम्न में से कौन सा सहजातीय मिश्रण है? सहजातीय मिश्रण पूछा है मेरे दोस्त। सहजातीय मिश्रण, समान जाति का। सहजातीय को क्या बोल सकते हैं? समांगी मिश्रण भी बोल सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। क्या मिट्टी है, क्या दूध है, वायु है, रेत और नमक है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। दूध, मिट्टी, वायु, इनमें से वायु भी नहीं हो सकता, मिट्टी भी नहीं। बच गया कौन सा? दूध बच गया कि नहीं? अरे बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। तेरा का आप क्या बोल सकते हो इसके अंदर? आंसर जो आएगा आपका वो क्या बोल सकते हो आप? मिल्क एंड वायु दोनों बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। इसमें से दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ज्यादा प्रेफर करोगे वायु को करोगे। नेक्स्ट सॉरी, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः निर्भर करता है। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर। तो भाई साहब, परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर करेगा? ए जो होता है वो P प्लस में N होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन नहीं, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके नेक्स्ट हाँ, CO2 में कार्बन सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात है। तो कार्बन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 2, अनुपात 1:2। द्रव्यमान का नहीं पूछा है, सीधा ही पूछा है, सीधा पूछा तो 1:2। नेक्स्ट, मूल संकल्पना का उपयोग किया जाता है। द्रव्यमान को मापना है, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, ताप मापना, दाब मापना। ये नहीं माप सकते भाई, मापन का काम नहीं करता, मशीन थोड़ी है माप देगी। उसका काम केवल और केवल किसका है भाई मेरे? उसका काम केवल और केवल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। और मोल संकल्पना में क्या बोला? 1 ग्राम बोल दो या 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल दो। इसमें कणों की संख्या 6.022 ऐसा नहीं कह सकते आप, ऐसा नहीं कह सकते। उस जिस भी तत्व का जितना आपका परमाणु द्रव्यमान होता है उसके बराबर इतने कण होते हैं, उसके बराबर इतने कण होते हैं, उसके बराबर 1 मोल होता है। उसके बराबर क्या होता है? 1 मोल। अरे भाई पेन ये रहा, 1 मोल बराबर गुना 10⁻23 कण, ऐसा कुछ होता है। हाँ, ऐसा ही कुछ होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण? चीनी का घोल, नमक का घोल, वायु, तेल और जल। ये समांगी है, ये भी समांगी है, ये भी समांगी है, ये भी समांगी है। तेल और जल अलग अलग दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? बोल बच्चे, यस सर। रासायनिक परिवर्तन में केवल अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ बनता है, द्रव्यमान नष्ट हो जाता है। देखो ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। ये 2 ही बच गए, इन 2 में से ही आंसर होगा। तो आंसर, रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है जिसके नए गुणधर्म होते हैं, जो पहले से भिन्न होता है, उसको पहले जैसा नहीं किया जा सकता। ओके लाडलो, आगे देखो। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान। वाओ, क्या ग्रेट क्वेश्चन है। 1 मोल गैस जो है, O2 जो है, O2 ये ऑक्सीजन गैस O2 होती है, तो इसका द्रव्यमान पूछा है भाई। 1 ऑक्सीजन जो है वो आपके 8 नंबर पे यानी 16, 2 का करोगे तो कितना आएगा? 32 ग्राम। कितना आएगा? 32 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। सीधा ऑक्सीजन पूछता 16, ऑक्सीजन गैस O2 पूछी 32 ग्राम। ओके, परमाणु संख्या दर्शाती है न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या द्रव्यमान नहीं बताती, नहीं बताती भाई, नहीं बताती, नहीं बताती। न्यूट्रॉन भी नहीं बताती ना, नहीं बताती। वो बताती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो आप इसमें कंफ्यूजन करोगे, मैंने जैसे टिक लगाया ऐसा इलेक्ट्रॉनों को टिक लगाओगे
तो आपने लगाना है प्रोटोनोबेटिक। किस पे लगाना है? प्रोटोनों पे। क्लियर? क्लियर है ना? हाँ बोलो भाई, क्लियर है ना? प्रोटोनों की संख्या ही होती है, शॉक क्यों हो रहे हो? यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बताती, अपने वो कह देती हैं कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है, उतना ही नंबर ऑफ परमाणु क्रमांक है, लेकिन हाँ याद रखना प्रोटॉनों की संख्या बताता है। ओके ओके। कैल्शियम कार्बोनेट किस प्रकार का पदार्थ है? कैल्शियम कार्बोनेट किस प्रकार का पदार्थ है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या विलयन है? आपको सीधा सीधा पता लग रहा है, दो से ज्यादा तत्व है तो ये यौगिक होगा। क्या होगा? यौगिक। क्लियर है? इसका ये भी पूछ सकते थे कि इसका भार बताओ, इसका परमाणु भार बताओ, तो बता सकते हो कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20 पे 40 हो गया, डबल ही करना होता है ना। हाँ, कार्बन कितना पे कितना होता है? 12 होता है। 3 गुना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 3 गुना करोगे एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 थी 48, 40 हो गया, 12 हो गया, 48 हो गया, 0 आ गया, एक हासिल आ गई, 4 4 8 और 2 10 हो गए, 100 आ गया। 100 एटॉमिक मास यूनिट बोल दो या ग्राम बोल दो। क्लियर? नेक्स्ट, पीतल किसका मिश्रण है? पिताजी याद रखो भाई मेरे, पीतल तांबा जिंक, पीतल तांबा जिंक, पीतल तांबा जिंक, ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, निम्न में से कौन सा रासायनिक सूत्र गलत है? H2O सही है, CO2 सही है, NH3 सही है, एक ही बच गया। ये सोडियम क्लोराइड बना रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है भाई, सिंपल सी बात। अरे भाई ये मैं फॉर्मेट दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन का, आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन के लेवल तो डाउन है। फर्स्ट लेवल L1 के लिए तो ये काफ़ी लेवल है, L2 के लिए ये बेसिक मान सकते हो। बेसिक ऐसा नहीं है, इसमें क्वेश्चन बदलेगा, लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का टाइप जो है, फॉर्मेट जो है, जो मैं बता रहा हूँ ना, वही रहने वाला है। ऐसे मत सोचना कि ये ऐसे ऐसे कैसे क्वेश्चन है। आप पेपर देखना फिर आप कमेंट करना। भौतिक परिवर्तन में कौन सा गुण नहीं है? रंग, आकार, अवस्था, रासायनिक संगठन। तो भाई ये सारे गुण होते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन डी वाला गुण है नहीं होता। नेक्स्ट, मोल संकल्पना का जनक माना जाता है डाल्टन को, अवोगाद्रो, रदरफोर्ड, बोर। तो यहाँ से देखो, जॉन डाल्टन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया था? क्या बोलते हैं, परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है। अवोगाद्रो, मोल संकल्पना अवोगाद्रो, रदरफोर्ड, बोर, ये वो दो बंदे जिन्होंने परमाणु मॉडल दिया। सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था, थॉमसन। इन्होंने क्या किया था? रदरफोर्ड ने, इन्होंने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था। स्वर्ण पत्र, याद आ रहा है स्वर्ण पत्र प्रयोग मेरे दोस्तों? आगे, वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देता है क्या कहलाता है? क्षार, लवण, अम्ल, संकेतक। H+ आयन अम्ल देता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है, और लवण क्षार जो है वो लाल को नीला कर देता है। ठीक है। इसके अलावा भाई मेरे, आपको पता है एक होता है फिनोफ्थेलीन, फिनोफ्थेलीन को क्षारक जो है वो तो कैसा कर देता है? गुलाबी कर देता है। अम्ल जो है वो उसमें कोई प्रभाव नहीं, यानी रंगहीन ही रहता है। ठीक है। ये तो एसिड में रहता है, ये बेस में हो जाता है। ठीक है। एक और होता है मिथाइल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज बोल दो, और मेथिल ऑरेंज का कलर अगर आप एसिड यानी अम्ल में देखोगे तो कैसा होगा? बोलो प्यारे, बोलो बोलो बच्चों, कैसा होगा? आप कहोगे सर रेड होगा। अगर इसी को बेस यानी किसमें, बेस यानी किसमें, क्षारक में या क्षार में, तो वो क्या बन जाएगा? वो कैसा कलर हो जाएगा? लाइट येलो, हल्का पीला। वाह क्या बात है, याद रखना। इसके अलावा और क्या याद रखना है? लिटमस बता ही दिया। लिटमस जो है वो थैलेफाइटा समूह का है। कौन से समूह का? थैलेफाइटा समूह का है। ठीक है। और इससे जब रंजक प्राप्त किया जाता है तो वो कैसे कलर का होता है? तो आप कहोगे सर ये बैंगनी कलर का होता है। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? बोलो। लवण, लवण जो है वो अम्ल और क्षारक की क्रिया से बनता है, और इस प्रक्रिया को, अम्ल और क्षार से लवण बनाने की प्रक्रिया सर उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? एक तो सर बनता है इसमें जल, और एक बनता है सर इसमें लवण। ओके वाह क्या बात। नेक्स्ट देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है?
अम्ल है क्या, क्षार है क्या, लवण है क्या, ऑक्साइड है क्या? अम्ल नहीं है, क्षार नहीं है, लवण है। ये क्या है? लवण है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है बोलो? सॉरी 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 सॉरी, ये क्या लोचा कर दिया रे भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्षार है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, लवण नहीं है। अच्छा, मैं जो बताने जा रहा था वो था HCl प्लस NaOH। इसकी अभिक्रिया करने से क्या होता है? इन दोनों का मन कर रहा है मिलने का, मिला दीजिए। NaCl बच गया OH और H और H हो गया H2, बच गया O H2O। ये सोडियम क्लोराइड और ये जल। ये कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके। और जो ये है ये क्षार है और ये अम्ल है, तो इसका आंसर क्षार है। अभी पाप हो जाता ना। हाँ जी। पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? 1 से 14। 0 से 14 मत कर देना, 1 से 14। 7 जो होता है वो उदासीन होता है, और 7 से कम जो होता है वो आपका अम्ल। और जितना कम उतना ही अम्लीय ज़्यादा, और 7 से ऊपर जो है वो क्षारक होता है या क्षार। जितना ज़्यादा उतना क्षारीय ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट। पीएच का 7 दर्शाता है उदासीन, अभी बता दिया। ठीक है। जितना कम होगा वो उतना प्रबल अम्ल होगा, जितना ज़्यादा होगा वो उतना प्रबल क्षार होगा। ओके। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल? CH3COOH, HCl, H2CO3, H2SO3। इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। एक तो आपको याद रखना है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये अम्लों का राजा कहलाता है। अम्लों का राजा कौन है? H2SO4। क्लियर है। और एक याद रखना अम्लराज, ये एक अलग बीमारी है। एक्वारेजिया बोलते हैं इसको, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? 3:1 में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। ठीक है। जो कि इतना प्रबल होता है मेरे दोस्त कि ये सोने जैसे को भी पिघला सकता है। कोई कहे ना मैं नहीं पिघलूंगा किसी पे, तो उस पे एक्वारेजिया डाल देना। ओके, चलो भाई आगे चलो। नेक्स्ट है दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच कितना हो जाए? 7, 6.5, 5.5, 8। तो ये होता है 5.5। अम्लीय वातावरण रहेगा तो वो सड़न शुरू हो जाएगी। और जो आप पेस्ट यूज करते हो, पेस्ट मतलब टूथपेस्ट जो है आपकी दांतों की सफाई के लिए, जिसको कोलगेट बोला जाता है साधारण भाषा में। अगर कंपनी को कोलगेट बोल देते हो आप, है ना, जो गलत बोलते हो आप, है ना, तो वो जो है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। मुंह में जो लार बनती है आपकी, लार, स्लाइवा, वाह क्या बात है। कुछ भी खाने का नाम लो, लार आ जाती है, जो कि अम्लीय होती है। तो वो अम्ल और क्षार मिलके क्या होता है? मुंह का वातावरण उदासीन करते हैं। लेकिन कई बार आलस हो जाता है। वैसे अब ठंड है तो ज़्यादा आलस होता है, आप टूथपेस्ट नहीं करते हो, जिससे आपके मुंह की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब ओके, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? इसकी अभिक्रिया से बनता है लवण और जल। क्या है? एसिड भाई साहब, है ना। इसको किसके साथ मिला दो आप? बेस के साथ में मिला दो, और मिलाते ही क्या होगा? लोचा होगा। क्या बनेगा? एक तो साल्ट बन जाएगा और एक वाटर बन जाएगा। ठीक है। ये डिस्चार्ज हो जाएगा, वाटर बनाएगा। क्लियर है? ओके। हाँ जी, याद रखें केवल लवण नहीं बनेगा, जल भी आएगा साथ में थोड़ा, है ना। ओके। ये रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कैल्शियम क्लोराइड H2CO2 ये बन रहा है। तो यहाँ संयोजन और अपघटन यानी वियोजन तो नहीं हो रहा। संयोजन होता तो उत्पाद एक बनता, तो ये तो गलत हो गया। अपघटन होता तो एक अभिकारक होता, ये भी गलत हो गया। अरे भाई ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? ये छोटा करो भाई इसको। हाँ जी, अब ठीक। नेक्स्ट। और विस्थापन भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ उत्पाद ज्यादा है। दो इधर होते, दो इधर होते तो विस्थापन होती, तो बच गया उदासीनीकरण। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके। ऐसे अभिक्रिया भी दे सकते हैं, तो आपकी जो अभिक्रिया है कुछ और देख सकते हैं। हिंट मिल गया ना क्वेश्चन कैसा होता है। निम्न में से कौन क्षारीय लवण है? लवण भी अलग अलग टाइप के होते हैं।
लवण भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लवण जो है वो आपका उदासीन भी हो सकता है, लवण जो है वो आपका क्षारीय भी हो सकता है, लवण जो है वो आपका अम्लीय भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो है इनमें से क्षारीय लवण पूछा है, ये कैसे हो सकता है कि उदासीन कब बनेगा, जब प्रबल अम्ल जो है वो प्रबल क्षार से भी क्रिया करे, या दुर्बल अम्ल जो है दुर्बल क्षार से भी क्रिया करे, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। क्षारीय कब होगा, जब प्रबल क्षार है वो दुर्बल अम्ल से भी क्रिया करे, और अम्लीय कब होगा, जब प्रबल अम्ल जो है वो दुर्बल क्षार से भी क्रिया करे। ठीक है, तो यहाँ NH4Cl है, Na2CO3 है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो उदासीन होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, किसी हालत में भी नहीं हो सकता भाई मेरे। तो बच गया कॉपर सल्फेट भी नहीं हो सकता, NH4Cl भी नहीं हो सकता, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है ये आपका क्या बोलते हैं उसको, क्षारीय लवण है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पीएच स्केल किसने विकसित की, तो सोरेनसन। कौन है, सोरेनसन। ओके, अपचयन का अर्थ क्या है, अपचयन और उपचयन, एक उपचयन भी आएगा, उपचयन। ए अनार इसमें आ गया तो ऑक्सीकरण में ए अनार आता है, तो ऑक्सीकरण किसको बोलेंगे, उपचयन को बोलेंगे मेरे दोस्त, याद रखने का ट्रिक। इसमें आ गया ना अपचयन में, तो इसमें नहीं आएगा, उपचयन में ए आएगा। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन बढ़ना, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन घटेगा, ऑक्सीजन घटेगा तो ऑप्शन नंबर बी चेप देंगे। अगला उपचयन पूछ रहा है, इसमें जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, टेंशन क्यों ले रहे हो। आगे देखो, निम्न में से कौन उपचयन विक्रिया है, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तो जिसमें पहले ऑक्सीजन कम थी बाद में जुड़ गई, ऐसा कुछ ढूंढो। CuOH2 इसमें तो टूट गया, ये तो नहीं है। जिंक कॉपर सल्फेट जडन सल्फेट, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। ये आपकी रेडॉक्स है, दोनों ही ये दोनों ये विक्रिया कौन सी है, रेडॉक्स है। रेडॉक्स कौन सी होती है, जिसमें अपचयन उपचयन दोनों एक साथ चलती है, लेना देना दोनों एक साथ चलता है भाई। अपचयन उपचयन और अपचयन, उपचयन अपचयन विक्रिया बोलते हैं उसको, या रेडॉक्स बोलते हैं। इसमें क्या है, कार्बन अकेला था जुड़ गया, इसमें ऑक्सीजन मिल गई भाई, मिल गई भी तो आंसर भी मिल गया भाई, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, जिस पदार्थ का पीएच सबसे कम होगा वह कैसा होगा, पीएच कम होगा तो परबल अम्ल होगा। देखो मैं एक ही बार में आपको एक फोटो बना के समझा देता हूं। देखो यहां होता है 7, यहां होता है आपका 1, यहां होता है आपका 14, ठीक है ना। अब इससे जितना कम होगा ना उतना ही प्रबल अम्ल बनेगा, और 7 के करीब होगा तो दुर्बल होगा। इससे जितना ज्यादा होगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा, कम इधर 7 के करीब होगा तो वो दुर्बल होगा, इधर क्या बनेगा दुर्बल, यहाँ भी क्या आएगा दुर्बल। ये कह रहा है कम होगा तो प्रबल होगा भाई, प्रबल होगा, प्रबल अम्ल होगा। ओके, नेक्स्ट, नीला लिटमस लाल, बता दिया मैंने, नीला लाल अमल करता है, अमल करता है। लाल लिटमस नीला, ये इशार करता है। ये वैसे दे दिए दो क्वेश्चन। NaCl का जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनता है। कौन सी अभिक्रिया द्वारा, उदासीनीकरण, जल भी बनता है इसके साथ, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड जडनो किस प्रकार का ऑक्साइड है, अम्लीय है, क्षारीय है, उभयधर्मी, उदासीन। तो ये जो जिंक ऑक्साइड है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्यों है, उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल से भी विक्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी कर लेते हैं, मतलब वो अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं और क्षारीय प्रकृति भी दिखाते हैं, ठीक है। वो ZNO जो है याद रखना, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक एजेंट है, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, इसमें तो ऑक्सीजन नाम आ रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये तो वही बात होगी, 10 रुपए का बिस्कुट कितने का आता है ना। तो इसमें ये ना पूछ के इनमें ऑप्शन ये मिलेंगे। अगर आपको ऑप्शन में मिले, एक तो मिले कमीना 4 KMNO4, एक मिले आपको K2Cr2O7, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों ही ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखना है आप, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट
और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऐसे करके नाम होता है इसका। ठीक है, ये दोनों ही ऑक्सीजन एजेंट हैं, ये दोनों में से एक मिलेगा और 3 ऑप्शन कोई और मिलेंगे। ठीक है, देख लेना, संभाल लेना जब आए। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक क्रिया जिसमें पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, रेडॉक्स, उदासीनीकरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो क्या कहलाएगा भाई? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो ये कहलाएगी आपके, ये क्या कहलाएगी आपके? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। रासायनिक क्रिया जिसमें पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहे हैं, तो भाई रेडॉक्स है। नेक्स्ट, पीएच स्केल पर सबसे प्रबल क्षार का मान कितना होगा? 14। प्रबल क्षार पूछे, इनमें से अम्ल ये पूछता तो कौन होता? कोई नहीं होता। दुर्बल अम्ल पूछता तो कौन सा होता? 10 होता। 7 उदासीन होता। ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो चूना पत्थर है, चूना पत्थर, चूना पत्थर। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? इसका नाम तो होता है, क्या होता है? थोड़ा सा माइंड में सोच रहा हूं मैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, और भी याद करवाता हूं मैं। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट H2O, आधा H2O। ठीक है, इसके अलावा Na2CO3.10H2O, ये होता है आपके वॉशिंग सोडा, दावन सोडा, धोने का सोडा। ठीक है, दावन सोडा। ठीक है, और क्या बच गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये कौन सा चूर्ण होता है? विरंजक चूर्ण। कौन सा चूर्ण? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, पूछा जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर। अब NaOH को साधारण क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट में लिखना। मेरे को याद नहीं आया, आप कमेंट में लिखना इसका आंसर क्या आएगा, इसका साधारण नाम क्या होता है। वैसे याद आ गया मेरे को, कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दही का स्वाद खट्टा होने का कारण क्या है? क्षार, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछना चाह रहे, थोड़ा घुमा के दे दिया आपको। लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। ठीक है, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित करता है वो क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल है। रेडॉक्स में क्या होता है? दोनों साथ साथ होते हैं, अपचयन उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। कार्बन की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कितनी होती है? 4। यानी इसको बोलते हैं चतुसंयोजकता। इसी गुण को क्या बोलते हैं? चतुसंयोजकता। और चतुसंयोजकता और एक होता है इसका गुण श्रृंखलन। इसी कारण ये सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। कार्बन हर जगह मिल जाएगा क्योंकि उसमें चतुसंयोजकता है और श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। हीरा किस प्रकार का है? एमोर्फस, क्रिस्टलीय, कोयला, गैसीय। तो ये क्रिस्टलीय है, हीरा क्रिस्टलीय है। हीरा जो है विद्युत का क्या है? विद्युत का तो कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। किसका कुचालक है ये? विद्युत का। और सुचालक है उष्मा का, सुचालक है ये उष्मा का। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको। ठीक है ना। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। ठीक है, वैसे कार्बन जो है वो विद्युत और उष्मा दोनों का ही कुचालक है। सीधा कार्बन जो है वो दोनों का ही क्या है? कुचालक है। किस किस का? उष्मा का और विद्युत का। ठीक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। निम्न में से कौन एमोर्फस? एमोर्फस का मतलब होता है कि जो आपकी कोई भी जिसकी स्पेशल स्ट्रक्चर न हो, जिसकी कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर न हो, या सही से संरचना जिसकी नहीं होती है, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय बोल सकते हो आप। तो ऐसा कोई आपको यहाँ दिख रहा है क्या? ऐसा कोई आदमी जिसकी स्ट्रक्चर नहीं है, बंका टेढ़ा आदमी दिख रहा है क्या? देखो भाई, हीरे की स्ट्रक्चर होती है, ग्रेफाइट की होती है, फुलरीन की होती है, बंकमिस्टर फुलर के नाम पे होती है। तो कोयला बच गया बेचारा, यही आंसर है वहाँ।
एल्केन देखो तीन चीजें होती है, एक तो होती है केन, एक होती है कीन और एक होती है काइन। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। इसमें तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो इसमें एल्केन जो है इसका सूत्र होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2, ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, इसमें सीधा होता है और इसमें दो ज्यादा करने पड़ते हैं। एल्केन पूछा है तो +2 वाला हो जाएगा, ये माइनस वाला नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं। आगे चलो, एथेन, एथ प्लस एन, एथ प्लस एन, एन यानी आपके CnH2n का फॉर्मूला लगेगा 2n+2 का, लेकिन एथ मेथ वो याद करने पड़ेंगे। एक नंबर पे क्या आता है, मेथ, फिर आता है एथ, एथ मेथ, एथ प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, 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 नॉन और डेक, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखोगे मैथ में C1 होता है, इसका C2 होता है, इसका C3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है और 10 होता है। तो आपका 8 है तो 2 कार्बन, तो N की जगह 2 रख दो, फॉर्मूले में वैल्यू C2H2 × 2 + 2, तो क्या बन गया C2H4 × 6, C2H6, C2H6, C ऑप्शन है, समझे। उनमें से एन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ईन है तो वो सीधा लगेगा CnH2n, और आइन है तो CnH2n-2 लगेगा। ओके, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में भी होता है, विलायक के रूप में भी होता है, औषधि के रूप में भी होता है, तो बच गया प्रयुक्त सभी। औषधि तो आजकल खांसी अच्छी खासी चल रही है तो आप पीते ही हो एथेनॉल, है ना। सिरका में उपस्थित अम्ल, सिरका साइट्रिक होता है क्या, ये तो खट्टे फलों में होता है दोस्त, खट्टे फल खाओ, आजकल तो खट्टे फल खा ही रहे हो, संतरा खा रहे हो ना आप, संतरा, किन्नू जो भी है उनमें होता है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, लैक्टिक अम्ल दही में, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, और चिंटी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल। चिंटी का डंक, टांटी का डंक, टांटिया पीली ततैया बोलते हैं भैया उसको, ततैया, ततैया, ठीक है। और किसका डंक, एक वो डॉक पौधा जो होता है, कौन सा पौधा, डॉक पौधा, डॉक ही होता है क्या, शायद डॉक ही होता है, वो कंफर्म कर लेना थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट देखो, साबुन और डिटर्जेंट की क्रिया किस पर आधारित है, उदासीनीकरण पर, ना साहब, इस पे ना साहब, इस पे भी नहीं, इमल्सिफिकेशन, अपमार्जन पर है। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कहानी बताता हूं आपको। दो दोस्त हैं ये, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है। संतृप्त तो वो होता है जो एल्केन होती है, एन वाला है ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जो सिंगल रहता है वो संतृप्त है। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, यानी एल्कीन और एल्काइन है, एल्कीन और एल्काइन जो है ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल रहने वाला संतृप्त है, सुखी है। असंतृप्त कौन सा होगा, दुखी कौन सा होगा, जो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड है, डबल और ट्रिपल है ना जो, वो आपका असंतृप्त है। तो भाई इसमें देखो एन, इन, आइन सब कुछ मिलेगा, यहाँ असंतृप्त कुछ है। एन यानी ये सुखी है बेचारा, एथेन ये भी सुखी है, प्रोपेन ये भी सुखी है, एथीन, इन ये दुखी है, डबल है, डबल मामला चल रहा है इसका, ये है, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाला प्रमुख बंध कौन सा है, तो आयनिक है, सहसंयोजक है, हाइड्रोजन है या धात्विक, कौन सा बंध पाया जाता है, इनमें पाया जाता है सहसंयोजी बंध, दोस्ती वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एल्काइन है, इन, आइन, एल्काइन का मतलब हो गया कि CnH2n-2, अगर यहाँ 2 है तो आगे आएगा C2H4-2 यानी C2H2, ऐसा कोई है, C2H2 सीधा सीधा मिल गया। चलो
अब आ गई बायोलॉजी आपकी, केमिस्ट्री स्वाहा बायोलॉजी। देखो केमिस्ट्री के मैंने आपको 63 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब बायोलॉजी शुरू हो रही है। कोशिका की खोज, इजी प्रश्न पूछ लिया मैंने, रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? स्लाइडन स्वान कौन थे? इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैलिया। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो भाई, नेक्स्ट क्यों नहीं चल रहा? चलो गया ना अब तो। चलो, पौधों की कोशिका में पाए जाने वाला परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? केवल प्रोटीन की, केवल लिपिड की, लिपिड प्रोटीन की, सेलुलोज की, तो दोनों की होती है भाई मेरे। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका है? अमीबा है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है? कौन है? कौन है? जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है। चलो भैया आगे। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं साइटोप्लाज्मा में, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। किसमें पाए जाते हैं भाई? बताओ ना, किसमें पाए जाते हैं? नाभिक यानी कि सेंट्रियोल में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल यानी कि नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक को कुछ और भी बोलते हैं, वो आप कमेंट में बताइए। प्रकाश संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में, क्लोरोप्लास्ट में, वैक्यूल में। किसमें होता है बताइए जरा? किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है किससे? होता है क्लोरोप्लास्ट से होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, बता तो दिया आपको। चलो ये बताइए, ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? कमेंट में बताओगे। प्रोटीन कारखाना किसको कहते हैं? कमेंट में बताओगे। नियंत्रण केंद्र कौन होता है? कमेंट में बताओगे। ये तीनों क्वेश्चन कमेंट में छप जाने चाहिए। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव मनुष्य है क्या? मेंढक है क्या? अमीबा है क्या? पौधा? पौधा नहीं है, मेंढक नहीं है, मनुष्य नहीं है, अमीबा है। कौन है? अमीबा। बहुकोशिकीय जीव बैक्टीरिया है क्या? अमीबा है क्या? ईस्ट है क्या? मानव है। यहाँ तो मानव ही दिख रहा है मेरे को, बाकी तो सारे के सारे एक कोशिका। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है? नाभिक को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया या वैक्यूल? किसको कहा जाता है? आप कहोगे सर जो सेंटर होता है ना वही करता है कंट्रोल, नाभिक, सेंटर सरकार। जंतु कोशिका में वैक्यूल होता है बड़ा, छोटा या नहीं के बराबर, बहुत अधिक बड़ा, स्थायी होता है। जंतु कोशिका जो होती है ना उसमें कैसा होता है? वैक्यूल, तो छोटा या नहीं के बराबर होता है। पादप कोशिका में बड़ा होता है। ओके, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान बताओ। अरे प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है भाई। पता है क्या तेरे को? क्या पता है? ओके, नेक्स्ट। भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, पोषण, प्रकाश संश्लेषण या पाचन? बनाने की प्रक्रिया, पोषण तो क्या होती है आपको पता ही होगा, जरा बता सकते हो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। पौधों में, हरे पौधों में भोजन बनता है। पत्तियों में, किसमें बनता है? पत्तियों में, फूलों में नहीं बनता, तनों में भी नहीं बनता, जड़ों में नहीं बनता। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मानव में पोषण का प्रकार है, स्वपोषी है क्या वो? परपोषी है क्या वो? सहजीवी है क्या वो? मृतपोषी है क्या वो? अरे भाई जी वो तो परपोषी है। क्या है? परपोषी, दूसरों पे निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है? दूसरों पे। ओके, अमाशय में प्रोटीन का पाचन एंजाइम होता है एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि CHO कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। बाकी आप देखो, जो प्रोटीन के लिए पै से प्रोटीन और पैप से पेप्सिन को चेप दो, ये वसा का आ गया ना, ट्रिप्सिन, ठीक है। ओके, पित्तरस का स्त्रावण होता है अमाशय से, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से। पित्तरस भाई जी यकृत, लीवर का, जिगर। कोशिकीय श्वसन का मुख्य उद्देश्य, कोशिकीय श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? अच्छा प्रश्न है। तो उसका भोजन बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना, अपशिष्ट निकालना, गैसों का आदान प्रदान। भाई जी ऊर्जा बनाना, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा फॉर एनर्जी, एनर्जी चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं।
मानव में श्वसन अंग कौन सा है? गलफड़े, फेफड़े, त्वचा, ट्रेकिया। ये गलत प्रश्न पूछ लियो, वो तो उठाई है तुमने। फेफड़ा हुआ है, गलफड़ा मछली में हुआ है, त्वचा किंग में काम करे, वो भी तो बताते हो मैंने, कमेंट में बताओ। एरोबिक श्वसन, वायवीय श्वसन। अंतिम उत्पाद होता है, क्या होता है अंतिम उत्पाद बताओ? CO2 और एल्कोहल, CO2 और जल, लैक्टिक अम्ल, मीथेन। तो ये होता है CO2 और जल। एनएरोबिक में आपके एल्कोहल और लैक्टिक वाला कुछ आता है ना, बिल्कुल। चलिए, अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है या अधिक ऑक्सीजन होता है, या केवल पौधों में या केवल जंतुओं में। तो भाई ये कोई फिक्स थोड़ी है जंतुओं में कहाँ होता है, ये तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय। तो यहाँ लैक्टिक एसिड भी बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड बनता है, वरना एथेनॉल बनता है। हाँ जी। मानव में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? ट्रेकिया, ब्रोंकस, एल्वियोली, नासिका। कौन करता है? एल्वियोली, छोटी छोटी वो स्ट्रक्चर होती है वो करती है। श्वसन की दर कौन नियंत्रित करता है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा। गुर्दे का सांस से क्या लेना देना? इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मस्तिष्क बच गया। मस्तिष्क में एक केंद्र होता है छोटा सा, कौन सा केंद्र होता है वो बताओ, आप कमेंट में बताओ। पढ़ रखा होगा, मस्तिष्क द्वारा ही होता है, ठीक है। मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि है, इसके हाइपोथैलेमस, याद आ रहा है, श्वसन दर। हाँ, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्लाज्मा करता है क्या? श्वेत रक्त करेगा, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। ऑक्सीजन को कौन परिवहन करता है? तो इसमें आएगा RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल में होता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? सीरम, प्लाज्मा, RBC, WBC। क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? इजी प्रश्न है, तो ये तो कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। हृदय में कक्षों की संख्या, आंख मीच के लगा दो 4, आंख मीच के लगा दो 4। आलिंद नीले, 2 आलिंद दाया बाया, 2 नीले दाया बाया। धमनियां रक्त ले जाती है, एक तो होती है धमनियां, एक होती है सिरा। सिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है, जो कि आपके शरीर से फेफड़ों की ओर ले जाती है। धमनी बेचारी उल्टा काम करती है, ये शुद्ध रक्त को ले जाती है। ये कहां से कहां ले जाती है? फेफड़ों से ले जाती है। कहां ले जाती है? शरीर में ले जाती है। इस प्रश्न के कुछ अपवाद भी हैं। इस जो स्टेटमेंट बताई ना, सिरा धमनी ये शुद्ध और ये शुद्ध, इसके अपवाद भी हैं। पुलमेनरी आर्टरी और पुलमेनरी आर्टरी और क्या बोलते हैं इसको? वेन। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। ये जो है ये अशुद्ध रक्त ले जाती है फेफड़ों हार्ट से फेफड़ों की ओर, हार्ट टू लंग्स। शिरा क्या करती है? अशुद्ध की जगह शुद्ध रक्त ले जाती है, लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट। ठीक है, तो ये अपवाद है थोड़ा, ये याद रखना। तो धमनियां रक्त ले जाती है कहाँ से? हृदय की ओर, हृदय से दूर, केवल फेफड़ों तक, केवल शरीर तक। तो ये आएगा शुद्ध रक्त ले जाती है फेफड़ों से शरीर, फेफड़ों से, फेफड़े नहीं भाई, हार्ट से, हार्ट से आएगा यहाँ, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से दूर ले जाती है, हृदय से दूर ले जाती है। अगला प्रश्न, पौधों में जल का परिवहन, फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स, कैम्ब्रियन। फ्लोएम यानी फल यानी कि भोजन, भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। जाइलम में जल शब्द आ रहा है, मतलब ये जल का परिवहन करता है। आगे चला, चल भाई, ये बात होगी। भोजन का परिवहन पौधों में होता है जाइलम से, फ्लोएम से, स्टोमेटा से, जड़ से। स्टोमेटा क्या करता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं, वो तो सिर्फ प्रकाश को ग्रहण करते हैं। ओके। मानव में प्रमुख उत्सर्जन अंग, यकृत,
फेफड़ा, गुर्दा, त्वचा। क्या है? तो उत्सर्जी अंग है गुर्दे, किडनी। मूत्र का निर्माण होता है मूत्राशय में, गुर्दे में, मूत्र मार्ग में, यकृत में। किसमें होता है? गुर्दे में। ठीक है। लीवर, लीवर होता है क्या गुर्दा? नहीं, किडनी होती है, सॉरी, किडनी। नेफ्रॉन पाया जाता है फेफड़े में, ना तो यकृत में, ना तो हृदय में, ना तो गुर्दे में होता है। मानव मूत्र में मुख्य नाइट्रोजीन अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, नाइट्रेट है। नाइट्रोजी अपशिष्ट जो है इसके अंदर क्या है? तो यूरिया आएगा, मानो में यूरिया होता है। अमोनियोटेलिक कौन से होते हैं, यूरियोटेलिक कौन से होते हैं, वो थोड़ा सा आप देख लें। ओके। पौधों में उत्सर्जन होता है गुर्दों से, पत्तियों से, त्वचा से, नलिकाओं से। तो इसका आंसर आएगा पत्तियों से होता है। किससे होता है? पत्तियों से। पसीने द्वारा उत्सर्जित पदार्थ ग्लूकोज, यूरिया, प्रोटीन और वसा। क्या होता है बताओ? तो यूरिया, जो मूत्र में भी होता है। मानव मूत्राशय का कार्य क्या है? मूत्र बनाना है, मूत्र एकत्रित करना है, छानना, शुद्ध करना। भाई जी मूत्राशय के कौन करे? मूत्राशय, आशय का मतलब रुकना, आशय का मतलब उसका घर, मूत्र एकत्रित करना है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में समान प्रक्रिया क्या है? ऊर्जा का उपभोग है, गैसों का आदान प्रदान है, भोजन का निर्माण है, अपशिष्ट है। सेम चीज, तो मुझे तो गैसों का आदान प्रदान है। मुझे क्या? इसका आंसर भी यही है भाई मेरे। चलो आगे चलो। आरबीसी का निर्माण होता है, कहाँ होता है? प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, हृदय में, यकृत में, कहाँ होता है? इसका जो सही आंसर है वो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, बोन मैरो हड्डियों के अंदर जगह होती है। ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, ये इसका कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। ओके, ठीक है भाई जी। आगे देखो। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है जड़ों से, तनों से, स्टोमेटा से, फूल से। स्टोमेटा से, स्टोमेटे छोटे छोटे छिद्र को बोलते हैं। चलो चलें आगे। चलो। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु तांबा, जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन तो प्रोटीन है, हीम का मतलब आयरन होता है, आयरन का मतलब लोहा होता है। ओके। ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है, एनर्जी करेंसी जो है एटीपी। एटीपी एडिनो ट्राइफास्फेट, एडिनो ट्राइफास्फेट। एडीपी क्या होता है? एडिनो डाइफास्फेट। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल ही जी। चलो। नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य कार्य है भोजन बनाना, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना, अपशिष्ट निकालना। ये तो इजी है, बी ऑप्शन सीधा ही दिख रहा है इसमें तो। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन है, डेंड्राइटिस है, एक्सोन है, सिनेप्स है। तंत्रिका तंत्र के लिए न्यूरॉन। रिफ्लेक्शन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा, हृदय द्वारा, यकृत द्वारा। तो ये मेरुरज्जु के द्वारा होता है भाई मेरे। किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु के द्वारा होता है। पौधों में समन्वय होता है तंत्रिका द्वारा, हार्मोन द्वारा, रक्त द्वारा, जल द्वारा। तो हार्मोन द्वारा होता है भाई, उसमें तंत्रिका नहीं होता है, रक्त भी नहीं होता। पौधों में प्रकाशानुवर्तन के लिए उत्तरदायी जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एथाइलिन। एथाइलिन तो फलों को पकाता है, फलों को पकाता है। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जी। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। ऑक्सीजन वृद्धि के लिए वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन भी एक टाइप का वृद्धि हार्मोन है। ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा आपके पास में वो आएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। अलैंगिक जनन का उदाहरण मानव, मेंढक, अमीबा, फूलदार पौधा। अमीबा अलैंगिक जनन करता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, फेलोपियन नली में, योनि में। कहाँ होता है भाई? 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है। किसमें होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है भाई मेरे। क्या हो गया इसका? किसमें होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें चेक करते हैं क्या हो गया। हेलो। चलो।
मानव में निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। ओके, कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। परागकण, परागकण में, एक मिनट रुको, वापस से ये प्रश्न आपका बीच में रह गया ना। एक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, 2 मिनट के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है? यहीं बने रहिए आप। नो रिस्पॉन्स। क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? चलिए शुरू करते हैं, 1 मिनट बस, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ऐसा क्या हो गया? नहीं चल रहा, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है, काम कर रहा है भाई। बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए मेरे को। के आसपास नहीं थे, 91, 95, 94 यही थे, यही थे। इसमें पेन यूज नहीं हो रहा ना, और सब कुछ वर्क कर रहा है ना। हाँ जी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, सॉल्व आउट हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। मानव में निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। चलिए, परागकण क्या है? निषेचन, बीज निर्माण, पराग का स्थानांतरण, भ्रूण निर्माण। भ्रूण निर्माण, तो ये है पराग का स्थानांतरण। परागण, परागण किसे कहते हैं? परागकण नहीं है ये, परागण किसको कहते हैं? पराग का स्थानांतरण है। बीजाणु द्वारा जनन पाया जाता है। बीजाणु द्वारा कौन सा जनन? बीजाणु द्वारा जनन पाया जाता है अमीबा में, ईस्ट में, फर्न में या मानव में? बीजाणु द्वारा जनन किस में पाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये पाया जाता है फर्न में, फर्न। मानव में पुरुष युग्मक कहलाता है। अंडाणु, नासी। बीजाणु नहीं, जायगोट नहीं, शुक्राणु कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्राणु। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है यकृत से, थायराइड से, अग्नाशय से, पिट्यूटरी से। तो ये इसका आंसर सी ऑप्शन। इंसुलिन की कमी से थायराइड, मधुमेह, एडिसन,
गंडमाला, गलगंड बोलते हैं इसको, गलगंड भी बोलते हैं, गलगंड भी बोलते हैं, ठीक है। आगे है थायरोक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है वृद्धि को, उपापचय को, जनन को, रक्तचाप को। जो आपका थायरोक्सिन है ये किसको नियंत्रित करता है? तो ये उपापचय है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है उसको नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है, जो ज्यादा खाता है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन भी ज्यादा स्रावित होता है, क्योंकि उसको उपापचय क्रियाओं में, मेटाबॉलिजिक जो क्रिया है उनमें काम करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि क्या कहलाती है? पाचन ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, जनन ग्रंथि, उत्सर्जन ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि। एड्रेनालिन हार्मोन किससे हार्मोन स्त्रावित होता है? तनाव की स्थिति में, नींद में, पाचन में, विस्ताराव में। तनाव की स्थिति में, स्ट्रेस में। इसमें स्ट्रेस में, स्ट्रेस जब भी स्ट्रेस हो। ओके, चलो आगे। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है? बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, केंचुआ। केंचुआ कहां से आ गया? हाँ, तो केंचुआ ही आंसर है इसका। तपेदिक रोग टिब्बी का मुख्य कारण? वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ। कौन सा है भाई? इसका जो सही आंसर है वो होगा बैक्टीरिया, ठीक है, टीबी। चलो, मलेरिया रोग कौन फैलाता है? मादा एनीफ्लीज मच्छर, ठीक है। हेजा का कारण क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक, कृमि। हेजा, हेजा का है बैक्टीरिया। डेंगू रोग कौन फैलाता है? एनाफ्लीज, क्यूले, एडिज मच्छर, सैंड फ्लाई। तो एडिज मच्छर फैलाता है। निम्न में से कौन असंक्रामक बीमारी है? टीबी, मलेरिया, मधुमेह, खसरा। कौन सा है जो आपके असंक्रामक है? तो मधुमेह। शुगर कोई एक दूसरे से थोड़ी जाती है। रोगजनक सूक्ष्म जीव, रोगजनक सूक्ष्म जीव जीव शरीर में प्रवेश करते हैं भोजन से, जल से, वायु से, सभी से। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावी होती है वायरस पर, बैक्टीरिया पर, दोनों पर, किसी पर भी नहीं। एंटीबायोटिक दवाएं जो लेते हैं वो होती है बैक्टीरिया पर। एंटीबायोटिक, बायो यानी कि बैक्टीरिया से ही लिया गया है। दाद रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, कवक से, प्रोटोजोआ से। ये होता है भाई मेरे कवक से होता है, ठीक है। एड्स रोग का कारण है? बैक्टीरिया, कवक, वायरस या कृमि। एड्स रोग है कौन से होता है? इनमें से कौन सा कारक है इसका? तो आप कहोगे सर वायरस। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? हरा पौधा, जीवाणु, कवक या शैवाल। तो भाई शैवाल आंसर आएगा। क्या आएगा? शैवाल आएगा, कवक आएगा, जीवाणु आएगा या हरा पौधा आएगा? इसका आएगा आंसर, सॉरी, इसका आएगा जीवाणु। और जीवाणु का नाम क्या था वो कमेंट में लिखो आप। और ये जो जीवाणु है इसको क्या बोलते हैं? शायद सहजीवी बोलते हैं, ऐसा सा कुछ नाम। सहजीवी बोलते हैं लेकिन इसका नाम कुछ अलग होता है, वो आप कमेंट में बोलो। ये जड़ों में बैठा रहता है बेचारा, है ना, राइजोबियम। यस, इसका नाम होता है राइजोबियम। अरे वो शैवाल तो वो होते हैं हरी हरी सी काई काई जम जाती है ना, वो होती है, वो गलती से है बोल दिया, है ना। चलो, कार्बन चक्कर का प्रमुख स्रोत है? मृदा है, जल है, वायुमंडल, जीव। कार्बन चक्कर, सी चक्कर, सी साइकिल बोलते हैं शायद इसको, सीधा सीधा अंग्रेजी वाले थोड़ा सा अटपटाई बोलते हैं। तो इसमें आएगा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन तो हमें प्रदान करती है, उसको चाहिए कौन सी वो पूछ रहा है। तो CO2, है ना, इसीलिए बोलते हैं पौधे लगाओ ज्यादा से ज्यादा। वो CO2 लेगा, O2 देगा, लेना देना करेगा ये, ठीक है ना। चलो आगे। ऑक्सीजन चक्र का मुख्य स्रोत? प्रकाश संश्लेषण बोल सकते हैं। क्या? प्रकाश संश्लेषण। चक्र का मतलब होता है ऑक्सीजन गई
CO2 बना, वापिस O2 कैसे बना, ऐसे करके ये चक्र चलना, ऐसा कुछ। तो प्रकाश संश्लेषण ये जल चक्र में जल का वाष्पीकरण होता है, समुद्र से, नदियों से, झीलों से, सभी से। वाष्पोत्सर्जन तो सभी से ही होगा, समुद्र से भी होता है, नदियों से भी होता है, झीलों से भी होता है, ठीक है। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस पाया जाता है वायुमंडल में, जल में, मृदा में, सूर्य में। वायुमंडल में, जल में, मृदा में, सूर्य में, किसमें पाया जाता है? तो मिट्टी, मृदा, ठीक। अपघटक जीव होते हैं पौधे, शाकाहारी, जीवाणु है कवक, परभक्षी। अपघटक जीव कैसे होते हैं, मतलब अपघटक जीव कैसे होते हैं, इनमें से किस कैटेगरी में आएंगे वो? पहला सीधा कट गया, दूसरा भी सीधा कट गया, है ना। तो इसका जो सही है वो जीवाणु या कवक। हाँ, जीवाणु या कवक। जैसे कवक तो आप देखते ही हो, अगर आप बासी रोटी छोड़ देते हो 10-15 दिन तो उसके ऊपर छोटी छोटी फफूंद सी आ जाती है, वो कवक ही तो है। नाइट्रीकरण प्रक्रिया में अमोनिया से नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, या नाइट्रोट से अमोनिया बनता है। 4 ऑप्शन है भाई, बताओ नाइट्रीकरण में होता क्या है, नाइट्रीकरण में होता क्या है? तो नाइट्रीकरण में अमोनिया से नाइट्रेट बनता है, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, आगे चलो, आगे चल को नहीं ले जाएगा, धक्को कर लेगा। कार्बन चक्र में CO2 वायुमंडल में लौटती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, श्वसन व दहन से, केवल अपघटन से। कार्बन चक्र में CO2 वायुमंडल में कैसे लौटती है, कौन सी प्रोसेस से लौटती है? तो ये श्वसन से और दहन दोनों से लौटती है। आग लगाते हैं तो अभी CO2 बनती है कि नहीं बनती? हाँ, आग लगाया करो आप एक दूसरे में। जैव रासायनिक चक्र का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा बनाना है, पदार्थों का पुनर्चक्रण करना है, जीवों का नाश करना है, या रोग फैलाना है। अरे भाई, इनमें तो नेगेटिव वाइब आ रही है 2 ऑप्शन में, तो ये तो सीधा ही कट जाएंगे। कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे भाई मेरे? कट जाएंगे, सीधा बच गया पदार्थों का पुनर्चक्रण, जैव रासायनिक चक्र है। ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है। ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला, ऐसे कुछ पूछा है आपसे, बता दोगे आप? कार्बोहाइड्रेट, CHO। अरे भाई CHO कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चल भाई आ गया, चल। अरे भाई 143 नहीं 42 नंबर प्रश्न। शरीर की वृद्धि मरम्मत करने के लिए आवश्यक क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या जल? शरीर की मरम्मत कौन करता है? शरीर की मरम्मत कौन करता है? शरीर का कारीगर कौन है? प्रोटीन, ठीक है। पोषक तत्वों के लिए पूछ रहा है। विटामिन ए की कमी से स्कर्वी, रतौंधी, बेरीबेरी, एनीमिया। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी बताइएगा? रतौंधी, रात को अंधा। स्कर्वी विटामिन सी से होता है। बेरीबेरी विटामिन बी, शायद 1 कंफर्म कर लेना, विटामिन बी है, ठीक है। एनीमिया खून की कमी से होता है, ये तो खून यानी हीमोग्लोबिन की कमी बोल सकते हो, रक्त की कमी, सिंपल तो रक्त की कमी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो 145-44 विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। सिंपल है, ये तो खट्टे फलों से मिलता है विटामिन सी, खट्टे फल खाने चाहिए। आजकल तो विटामिन सी भरपूर मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सर्दियों में तो विटामिन सी भरपूर मिलता है। आयरन की कमी से एनीमिया, आयरन की कमी से, अच्छा आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, सीधी सी बात है। गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, ठीक है। हड्डियों व दांतों के लिए आवश्यक है कैल्शियम, है ना। संतुलित भोजन में शामिल होते हैं सभी पोषक तत्व होते हैं उचित मात्रा में, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। निम्न में से कौन सा वसा का स्रोत है? हाँ, चिकनाई, चिकनाई में ही हुआ है, ठीक है नहीं। चलो, दूध एक खालिस्तान भोजन है, अपूर्ण है, विषैला है, संतुलित है, केवल प्रोटीन युक्त है। अपूर्ण है, खालिस्तान भरना है। दूध एक खालिस्तान भोजन है, अपूर्ण है, विषैला है, संतुलित है, या केवल प्रोटीन युक्त है?
क्या आंसर करोगे भाई इसका? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? सी ऑप्शन करो। जल का मुख्य कार्य ऊर्जा देना है या पाचन में सहायता करना, हड्डी बनाता है, रक्त बनाता है? अरे भाई बताओ क्या करता है? रक्त बनाता है? नहीं, रक्त तो है ही नहीं। हाँ, ऑप्शन हड्डी, पाचन, ऊर्जा, जल का मुख्य कार्य कुछ है। तो जल का मुख्य कार्य क्या है? जल का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में सहायता करना। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाचन में सहायता करना। आहार रेशा फाइबर मिलता है मांस से, फल सब्जियों से, दूध से, घी से। किससे मिलता है बताओ, फटाफट बताओ। फल सब्जियों से, ठीक है। अधिक वसा युक्त भोजन से क्या होता है? मोटापा ही होता है और क्या? अच्छा, ऑप्शन है दुर्बलता, मोटापा, रतौंधी, स्कर्वी। ये दो तो ही कौन से है? सीधो सीधो मोटापा कर दी। डायबिटीज बोल रहा है। नहीं, तो डायबिटीज तो शुगर ने बोला है भाई, मोटापन थोड़ी ना बोला है। मोटापन तो और ही बोला है अंग्रेजी में, पेट फूट करके। न्यूटन का, अच्छा अब आ गई अपनी फिजिक्स भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ डिटेल में बताएंगे सारा कुछ। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है, पहला नियम क्या कहलाता है ये बताना है। न्यूटन बराबर एक चीज और, ये न्यूटन का पहला नियम बोलते हैं, लेकिन गति का पहला नियम दिया किसने था? न्यूटन ने नहीं दिया था। किसने दिया था? कमेंट में बताओ आप, वरना मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके लास्ट में बताऊंगा। जड़त्व का नियम जो है, क्रिया प्रतिक्रिया है, त्वरण का नियम है, संवेग का नियम है, तो इसका सही आंसर जड़त्व का नियम है। और ये दिया था गैलीलियो गैलीली ने, गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था भाई मेरे। ओके चलो, बल की एसआई इकाई जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। कौन होगा? न्यूटन। जूल किसकी होती है? सौर ऊर्जा की, सौर उष्मा की, ठीक है। न्यूटन, न्यूटन बल की, न्यूटन की जगह आ सकता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो भी घबराना नहीं है। जूल की जगह क्या आ सकता है? न्यूटन मीटर। वाट लग जाती है जब आप शक्ति लगाते हो, तो शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति के मात्रक वाट। जूल पर सेकंड भी हो सकता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। इसका होता है दाब का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो आगे। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल और त्वरण से, बल और द्रव्यमान से, त्वरण और समय से, बल, द्रव्यमान, त्वरण से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई मेरे? ये तीनों से संबंधित है, बल, द्रव्यमान, त्वरण, क्योंकि F बराबर ma, ये सूत्र ही तो मिलता है। पहले नियम से तो बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, यह गणनात्मक परिभाषा कह सकते। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, वस्तु स्थिर रहती है, बल त्वरण के समानुपाती होता है, संवेग सुरक्षित रहता है। ना भाई ना भाई ना भाई, प्रत्येक क्रिया के बराबर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, ये ऑप्शन सही है। यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो तो वह सदैव स्थिर रहेगी, समान वेग से चलेगी, या स्थिर रहेगी, त्वरण करेगी, रुक जाएगी। शुद्ध बल शून्य है, शुद्ध बल शून्य है, शुद्ध बल शून्य है, तो इसका जो सही आंसर है वो समान वेग से या तो चलती रहेगी या रुक जाएगी, ठीक है। शुद्ध बल शून्य है, तो अगर वो पहले चल रही है तो आप उस पर बल नहीं लगा रहे, सिंपल सी बात ये है। जड़त्व निर्भर करता है वेग पर, बल पर, द्रव्यमान पर, समय पर। जड़त्व करता है द्रव्यमान। इस पर लास्ट ईयर प्रश्न ये आया था, एक ट्रक दिया हुआ था और एक कार दी हुई थी, बोला था किसका जड़त्व ज्यादा है? तो जिसका वजन ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। संवेग P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, ये होता है। मात्रक क्या बनेगा? kg मीटर पर सेकेंड। ओके। बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना, क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम में आ रहा है मित्र। इसके लिए एक सूत्र भी याद रखना, गोली का वेग निकालना है तो बराबर बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। ऐसे प्रतिक्षेप वेग तो निकालना है, तो यहाँ लिखोगे गोली का वेग, ये गोली का वेग आ गया। दो चीजें निकाल सकते हो, गोली का वेग भी निकाल सकते हो, प्रतिक्षेप वेग भी निकाल सकते हो। अगर आप गोली का वेग निकाल रहे हो तो यहाँ बंदूक का द्रव्यमान आएगा, बंदूक का प्रतिक्षेप वेग आएगा, भाग लगाओगे गोली के द्रव्यमान से। अगर यहाँ प्रतिक्षेप वेग निकाल रहे हो तो यहाँ गोली गोली आएगी, नीचे बंदूक आएगी,
ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक है। चलो, घर्षण बल कार्य करता है, गति बढ़ाता है, गति विरोध करता है, ऊर्जा बनाना, द्रव्यमान बनाना। तो गति का विरोध ही करता है घर्षण बल। और घर्षण बल किस प्रकार का है? विद्युत चुंबकीय प्रकृति का, विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति का है। यदि बल स्थिर हो तो द्रव्यमान बढ़े तो त्वरण, यदि बल स्थिर हो द्रव्यमान बढ़े तो त्वरण क्या होगा? F बराबर m में होता है मित्र। इसको तो बढ़ा रहे हो, सॉरी स्थिर रख रहे हो, इसको तो क्या रख रहे हो मित्र? स्थिर। ये तो कांस्टेंट है। द्रव्यमान बढ़ रहा है तो त्वरण घटेगा, एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा ना, तभी तो बैलेंस रहेगा वो। न्यूटन का दूसरा नियम किसका गणितीय रूप है? संवेग परिवर्तन का, इसका संवेग परिवर्तन का। चलते वाहन में अचानक कूदना कठिन होता है क्योंकि जड़त्व, जड़त्व। विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है मेरे प्यारे मित्र। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। वाट कब लगती है? जब शक्ति लगती है, तो शक्ति का मात्रक होता है। ये किसका आ गया? विद्युत धारा का मात्रक। सूत्र की बात करें तो V बराबर W बटा Q होता है, इसका R बराबर V अपॉन I होता है, इसका I बराबर Q अपॉन T होता है, और शक्ति का P बराबर W अपॉन T, या विद्युत शक्ति VI होता है, या V स्क्वायर अपॉन R होता है, या I स्क्वायर इंटू R। चलो, ओम के नियम के अनुसार किसी भी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट, ओम का नियम लागू होता है सभी पदार्थों पर, केवल धातुओं पर, अर्धचालकों पर, अतिचालकों पर। ओम का नियम किस पर लागू होता है ये बताना है। तो ओम का नियम जो है वो केवल धातुओं पर लागू होता है। किस पर? धातुओं पर, चालकों पर, है ना। प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम होती है, बताया था। ओम को ऐसे लिखते हैं भाई, यदि V बराबर 10 वोल्ट है, I बराबर 2 एम्पियर है, तो प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध कितना होगा? तो अभी सूत्र बताया था, R बराबर V अपॉन R बराबर V बट्टा I होता है। V तो 10 है, ये 2 है, तो कितना आ गया? 5 ओम आ गया। 5 ओम बी ऑप्शन। श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है? न्यूनतम अधिकतम समान। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में चलते रहो, और समांतर क्रम में 1/RS, इसको RP बोल, सॉरी इसको RP बोलेंगे, इसको RS ही बोलेंगे। 1/R1, 1/R2, 1/R3 ऐसे चलेगा। तो इसके अंदर तो होता है न्यूनतम और इसके अंदर होता है अधिकतम, तो श्रेणी क्रम है तो अधिकतम आएगा। चलो, समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, प्रत्येक से अधिक होता है, प्रत्येक से कम होता है, शून्य होता है। तो प्रत्येक से कम होता है, न्यूनतम है उससे भी कम आता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं भाई, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। सॉरी गलती हो गई भाई मेरे, गलती हो गई। विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, समांतर में, मिश्रित में, किसी में नहीं। श्रेणी में नहीं जोड़ते, समांतर में जोड़ते हैं, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध कम करना होता है। तुल्य प्रतिरोध क्या रखना होता है? कम रखना होता है ना। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव निर्भर करता है धारा पर, प्रतिरोध पर, समय पर, सभी पर। तापीय प्रभाव, उष्मा, जूल का तापन नियम, जूल का ताता नियम, I स्क्वायर RT, I पर, R पर, T पर, यानी सभी पर। विद्युत हीटर का कार्य है रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव। तो तापीय प्रभाव आ गया। फ्यूज तार बनाया जाता है, फ्यूज तार हमेशा कम गलनांक वाली धातु का बनाया जाता है, ताकि वो पिघल जाए और पूरी सर्किट वो बचा ले। अगर गलनांक उसका ज्यादा हुआ तो फ्यूज पिघलेगा ही नहीं, पूरे घर की फिटिंग जला देगा। चलो भाई आगे। धारा वहन करने वाला चालक उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, प्रकाशीय क्षेत्र। धारा वहन कर रहा है मतलब उसमें विद्युत धारा यानी विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। क्लियर? चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो क्षेत्र है वो गुरुत्वीय क्षेत्र। चलो भाई आगे चलो। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम संबंधित है जनरेटर से, मोटर से, ट्रांसफार्मर से और हीटर से।
बताओ, फ्लेमिंग का बायां हाथ और फ्लेमिंग का दायां हाथ दोनों ही नियम होते हैं। इसके अंदर जो है फ्लेमिंग का बायां हाथ पूछा है तो मोटर आएगा, अगर दायां आता तो जनरेटर आता। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर में कोई हाथ उत नहीं लगता। चलो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है घड़ी, कंपास, थर्मामीटर, बैरोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र कंपास, जिसको क्या बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र है, हिंदी में यह नाम होता है दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है द्रव्यमान पर, दूरी पर, दोनों पर, वेग पर। अब देख भाई, गुरुत्वाकर्षण को सूत्र बता दूं तन में, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अब देख ले क्या पर करें, द्रव्यमान पर करें, दूरी पर करें, दोनों पर ही करें, वेग को कोई लेना देना नहीं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा देखो निकाल के बताएंगे। F बराबर सूत्र बताया ना मैंने, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर चेक दियो। अब जी चाहिए, जी को चाहिए, बाकी सारा निर्णय फेंको। एफ आर स्क्वायर भाग में हो तो गुणा में आ गयो, ये गुणा में तो भाग में चेप दिया, बराबर जी। अब सूत्र बना देंगे, सॉरी ये क्या बोले, मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी चमचमा रहा है। केपलर का प्रथम नियम बताता है ग्रह वर्ताकार कक्षा में घूमते हैं, ग्रह दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ग्रह समान वेग से घूमते हैं, ग्रह स्थिर होते हैं। केपलर ने कितने नियम दिए थे, 2 या 3? ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, केपलर ने कितने नियम दिए थे। और इस नियम में बताता है ये दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। केपलर का दूसरा नियम किससे संबंधित है, कक्षा के आकार से, क्षेत्रफल वेग से, आवर्तकाल से, द्रव्यमान से। तो दूसरा क्षेत्रफल वेग से, तीसरा आवर्तकाल से रिलेटेड है। तीसरा नियम किससे संबंधित है, आवर्तकाल और कक्षा की त्रिज्या, दूरी और द्रव्यमान, वेग और द्रव्यमान। तो इसका जो सही उत्तर है वो आवर्तकाल और कक्षा की त्रिज्या है। चलो, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, विद्युत से, ना कि लेना देना कोनी हो, करंट हो, चुंबक हो कि लेना देना कोनी, प्रकाश हो कोनी, उत्प्लावन है, ऊपर की ओर जो बल लगता है, ऊपर की ओर, समझ को नहीं है। अरे पानी के अंदर जब किसी बर्तन को डुबाया जाता है तो ऊपर की ओर एक बल लगता है, थ्रस्ट, क्या बोलते हैं, थ्रस्ट नहीं बोलते उसको, अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, बाउंसी फोर्स बोलते हैं उसको, वो वाला आर्किमिडीज। ये वही बंदा है जो टब में नहाते हुए नियम को निकाल दिया था, नाना बीच में छोड़ के शहर में भाग गया था, कहता मिल गया मुझे कुछ मिल गया। चलो, द्रव में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को कहते हैं, अरे भाई उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज बाबड़ो। कोई वस्तु तैरती है जब उसका भार अधिक हो, उत्प्लावन बल बराबर हो वस्तु के भार से, उत्प्लावन बल कम हो भार से, द्रव का घनत्व कम हो। भाई जी सीधो सीधो डी है कि नहीं ना बाजो, घनत्व कम होगा तो तैरेगी, घनत्व ज्यादा होगा तो डूबेगी। 188 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, 189 है, 189 है ना, तो एक पेज तो वो स्टार्टिंग वाला प्रश्न था ही नहीं, तो 188। बने रहो लास्ट तक, बीच में मत भाग जाना। जहाज लोहे का होने पर भी तैरता है, क्यों तैरता है भाई बताओ, जहाज लोहे का है फिर भी तैरता है। उसका द्रव्यमान कम है, आयतन अधिक है, घनत्व कम होता है, वह खोखला नहीं होता है, उसका औसत घनत्व क्या होता है, कम होता है भाई मेरे, इसलिए तैरता है। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए वरना बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। जूल, वाट, किलोवाट घंटा, वोल्ट। व्यवहारिक इकाई है किलोवाट घंटा, KWH, जिसमें 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल हुआ है रे भाई मेरे। चलो, कौन सा है 88। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार निर्भर करता है केवल द्रव्यमान पर, जी पर, द्रव्यमान में जी पर, वेग पर। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बल जो होता है ना, बल F बराबर mg होता है, तो m और g दोनों पे डिपेंड करेगा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ताप की इकाई क्या है, जूल है, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट है। ताप यानी टेम्परेचर की SI इकाई पूछी है, इन सब में मापा जाता है ताप, इसमें नहीं मापते इन तीनों में, लेकिन SI मात्रक केल्विन है, K फॉर केल्विन, K फॉर केल्विन। चलो आगे, उष्मा का SI मात्रक केल्विन, डिग्री सेल्सियस, जूल, वाट। उष्मा, हीट, हीट का बताओ मेरे दोस्त, जूल होता है, क्या होता है, जूल। चलो आगे, ताप मापे में प्रयुक्त द्रव, वो तो सारण मीठा है।
ऊष्मा का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप से उच्च ताप, समान ताप पर किसी भी दिशा में। अरे भाई ज्यादा तापता हूँ ठंडा है नहीं बाजा है, मतलब उच्च ताप से निम्न की ओर भागता है। ठीक है। थर्मामीटर का कार्य किस सिद्धांत पर है? दाब पर है, आयतन परिवर्तन पर है, प्रतिरोध पर है, चुंबकत्व पर। थर्मामीटर का कार्य किस सिद्धांत पर है? तो थर्मामीटर का कार्य जो है वो आपके आयतन परिवर्तन के सिद्धांत पर है। चलो आगे। ऊष्मा संचरण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। किस्सा किस्सा है बताओ। एक तो भाई जी हुआ है चालन, कंडक्शन, ठीक है। एक हुआ है संवहन, ठीक है, कन्वेक्शन। एक हुआ था रेडिएशन यानी विकिरण, ठीक है। ये 3 प्रकार हो याद रहे ऊष्मा संचरण का। चलो आगे। चालन मुख्यतः होता है द्रव में, गैस में, ठोस में, निर्वात में। तो ये ठोस में होता है भाई, सीधी सी बात ये। संवहन होता है द्रव और गैस में, द्रव और गैस में, निर्वात में, धातु में, ठोस में। तो संवहन कन्वेक्शन जो है वो किस में होता है मेरे दोस्त? द्रव और गैस दोनों में होता है, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। विकिरणन के लिए आवश्यक नहीं है, माध्यम आवश्यक नहीं है। जैसे सूर्य से किरणें आ रही है तो वो विकिरणन है। परावर्तन के नियमों की संख्या कितने हैं? 2। परावर्तन के कितने नियम है? 2। कितने हैं? 2। पहला नियम, आपतन कोण, नहीं ये थोड़ी है, ये दूसरा है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। और पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ओके मेरे दोस्त, क्लियर है ना? चलो चक दो फट्टे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है क्या? आभासी होता है क्या? उल्टा होता है क्या? बड़ा होता है क्या? भाई उसको वास्तविक नहीं कहेंगे, आभासी कहेंगे, वर्चुअल होता है। क्यों? क्योंकि वो दर्पण के पीछे बनता है, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति बदलती है, प्रकाश रुक जाता है, प्रकाश बिखरता है, प्रकाश परावर्तित होता है, प्रकाश की गति बदल जाती है भाई मेरे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि सर्वाधिक होता है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वैक्यूम में। वैक्यूम बोले तो निर्वात में। उससे कम किस में होती है? गैस में। उससे कम किस में होती है? द्रव में। सबसे कम कहाँ होती है? ठोस में। बात तो समझ गए होंगे। चलो उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल लेंस, बेलनाकार लेंस, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अपसारी। यहाँ पे 4 नाम बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, और अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल को। ठीक है भाई जी। ओ वही को नहीं, वो तो हुआ है, ठीक है। अब दर्पण में अगर बात करें ना, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? तो देखो, उत्तल दर्पण को तो कहते हैं मिस्टर मेरे अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण? अपसारी दर्पण। और जो अवतल दर्पण है इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, ये उल्टा होता है एक दूसरे का, लेंस में उल्टा होता है, दर्पण में उल्टा होता है। नाम ऐसे याद रखना, इनको क्या कहते हैं पूछ सकता है आपसे। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक व उल्टा, आभासी व सीधा, वास्तविक व बड़ा, आभासी व उल्टा। तो आभासी व सीधा होता है। आभासी व कैसा होता है? सीधा। आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। चलो आगे। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापते हैं मेरे दोस्त। P बराबर 1/f होता है मेरे दोस्त। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है? उत्तल लेंस का फोकस होता है ऋणात्मक, अवतल का होता है धनात्मक। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? कॉर्निया पर, पुतली पर, रेटिना पर, लेंस पर। तो भाई जी मेरे रेटिना, दृष्टि पटल पर बनता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में व्यक्ति पास की वस्तु नहीं देख सकता क्या? दूर की नहीं देख पाता क्या? दोनों नहीं देख पाता क्या? सब देख पाता है क्या? अरे देख पाता है तो फिर वो दोष ही काहे का है? बोलो। तो एक ऑप्शन तो सीधा सीधा कट गया ना, अनपढ़ भी नहीं करेगा इस ऑप्शन को। तो भाई निकट दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं देख सकता, दूर दृष्टि दोष है तो दूर का नहीं देख सकता। ये बोला क्या मैंने? ना भाई जी गलत बोल लिया मैं, उल्टो हुआ है। निकट दृष्टि दोष है तो दूर को कौन दिखा है, और दूर दृष्टि दोष है तो निकट को कौन दिखा है। उल्टो हुआ है मैडम को, ठीक है नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी करना है। क्या करना है? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आएगी? अरे बोलो रे। चलो आगे। मायोपिया का सुधार किससे करते हैं? उत्तल, अवतल, बेलनाकार, द्विफोक्सी। मायोपिया निकट दृष्टि दोष
मतलब निकट बनने लग गया, दूर फैलाना है, फैलाने के लिए अवतल यूज करते हैं या उत्तल यूज करते हैं। प्रकाश की किरणों को फैलाना है तो अवतल लेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके सर, चलो सर। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु, दूर की वस्तु दोनों धुंधली। दूरदृष्टि दोष मतलब पास की वस्तु धुंधली हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 200 पार चले गए अपने। हाइपरमेट्रोपिया का सुधार किससे होता है? उत्तल लेंस से होता है। किससे होता है? उत्तल लेंस से। प्रेस बायोपिया बच्चों में वृद्धावस्था में जन्म से संक्रमण से, तो ये तो बूढ़ियों में होता है, मतलब वृद्धावस्था में होता है, यानी इसको निकट और दूर दोनों धुंधले दिखते हैं, ठीक है। द्विफॉक्सी लेंस लगते हैं उसमें। चलो आगे। आंख की पुतली का कार्य है रंग पहचानना, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना, प्रतिबिंब बनाना, दृष्टि सुधार। तो इसका काम है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। मानव नेत्र का लेंस कौन सा होता है? अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकार। कौन सा होता है भाई? मानव की आंख जो होती है उसमें इनबिल्ड लेंस होता है, निकाल मत लेना कहीं। हाँ, वो होता है उत्तल। उत्तल होता है, हाँ उत्तल ही होता है। चलो आगे। ध्वनि उत्पन्न होती है प्रकाश से, कंपन से, उष्मा से, विद्युत से। कंपन से, वाइब्रेशन से। चलो आगे। ध्वनि के प्रसार के लिए आवश्यक है निर्वात, माध्यम, प्रकाश, चुंबक। ध्वनि के प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता है, और ध्वनि की चाल का क्रम देखोगे ना तो सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, और निर्वात में तो निर्वात में तो जो ध्वनि है वो प्रसारित ही नहीं होती है भाई मेरे, ठीक है। माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि के प्रसार के लिए। चलो आगे। ध्वनि की ऐसा इकाई आवृत्ति की है, डेसिबल। ध्वनि की ऐसा इकाई डेसिबल है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, कमेंट में लिख देना। अब इसने ध्वनि की पूछता तो ये आएगा, लेकिन आवर्ती ब्रैकेट में दे दिया तो हर्ट्ज आएगा। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, सेकंड इनवर्स, या इसको हर्ट्ज बोलते हैं। बात समझ गए? आवर्ती की पूछे तो ये आएगा, ध्वनि की पूछे तो डेसिबल आएगा। समझ गए बात? तीव्र ध्वनि का गुण है, तीव्र ध्वनि का गुण है आवर्ती है, आयाम है, वेग है, तरंगदैर्ध्य है, यानी वेवलेंथ, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी। इसमें से क्या आंसर आएगा? इसका सही आंसर है आयाम, एम्पलीट्यूड। सारा कुछ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि, श्रव्य, प्राश्रव्य ऐसा कुछ होता है ना भाई, सुनने लायक है, बिना सुनने लायक है, ऐसा कुछ। तो सुनने लायक जो आपकी ध्वनि है ना वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज तक है। बाकी उसके बाद वाली नहीं सुन सकते, उससे पहले वाली भी नहीं सुन सकते, पहले भी नहीं सुन सकते, बाद में भी नहीं सुन सकते। बात समझ गए ना? तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज, 20 से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज कह सकते हो, ठीक है। तो ये रेंज है श्रव्य की। एक होती है प्राश्रव्य, एक होती है अपश्रव्य। अपश्रव्य, प्राश्रव्य। सौर मंडल का केंद्र कौन है? सौर मंडल का केंद्र, यानी सौर मंडल की केंद्र सरकार कौन है? ऐसे कुछ बनेगा भाई? तो आप कह दो सूरज। सूरज जो है वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, जो भी है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? पहले तो 9 होती थी, अब कितनी है? अब तो 8 ही रह गई। चलो आगे, लास्ट टॉपिक आ गया ये, थोड़े प्रश्न हो रहे हैं, जल्दी जल्दी सलटा देंगे, ठीक है ना। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ, कंजूसी मत करो। इतनी बड़ी देखो, इतने सारे प्रश्न बनाना करना कितनी मेहनत लगती है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, यही है ना। कितने रिंग है इसमें वो आप कमेंट में बताओ, वरना आगे बता दूंगा मैं। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा कौन सा? बुध। कौन है? बुध। आगे चलो। लाल ग्रह किसको कहते हैं? बुध को कहते हैं, मंगल को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, या शनि को कहते हैं? लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। किसको कहते हैं? मंगल को। ये सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है, ठीक है ना। आगे चले, आगे चले। चंद्रमा है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। चंद्रमा उपग्रह है, और वो भी प्राकृतिक उपग्रह है,
वो भी कैसा, प्राकृतिक उपग्रह। किसका? पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का। ठीक, ठीक है भाई, चलते हैं अगले प्रश्न। थोड़े रह गए, अब तो 10 एक प्रश्न रह गए। चंद्रमा पर दिन और रात की अवधि लगभग 12 घंटे, 24 घंटे, 15 दिन, 30 दिन। चंद्रमा के ऊपर दिन रात की अवधि कितनी है? तो वहां पर है 15 दिन, ज्यादा नहीं, 15 दिन। 15 दिन का दिन और 15 दिन का रात। चला आगे के, चलो भाई 10 प्रश्न और बचे हैं। सूर्य एक है, ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, धूमकेतु है। ये तो तारा है भाई। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय संलयन से, दहन से, विद्युत से। तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन से। ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वे छोटे होते हैं, दूर होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन, उनका प्रकाश कम है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन ऑप्शन सी सही है। चलो आगे। तारामंडल है ग्रहों का समूह, तारों का काल्पनिक समूह, उपग्रहों का समूह, धूमकेतुओं का। 1 मिनट रुको भाई, टिक लगाने से पहले वापस ऑप्शन पढ़ो ध्यान से। ग्रहों का समूह, तारों का काल्पनिक समूह, उपग्रहों का समूह, धूमकेतुओं का समूह। इसका जो सही आंसर है वो है तारों का काल्पनिक समूह। तारामंडल है ना, तो तारों का समूह आएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। सप्तऋषि किसका उदाहरण है? ग्रह का, उपग्रह का, तारामंडल का, निहारिका का। तो सप्तऋषि 7 ऋषि हैं, वो 7 एक साथ दिखते हैं। 8वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है ये। तो आंसर है तारामंडल। ध्रुव तारा स्थित होता है पूर्व दिशा में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होता है? तो ध्रुव तारा इस दिशा में होता है। कौन सी दिशा है ये? बता दी ना मैंने। आगे देखो। शुक्र ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह, संध्या तारा, ध्रुव तारा, मृत तारा। क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं संध्या तारा, सांझ का तारा, या भोर का तारा भी कहते हैं इसको। भोर या सुबह का तारा भी कहते हैं। सुबह सुबह तारो दिखे नहीं, वो शुक्र ग्रह दिखे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद। ये चांद सा चेहरा है, चांद। चलो, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, हो गए कंप्लीट। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अपने 235 क्वेश्चन थे, और प्लस ये मान लो कि आपको 50 तो और बता ही दिए होंगे मैंने, क्योंकि डेरिवेशन क्या, आपके एमसीक्यू को जब सॉल्व करते हैं तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन और भी सॉल्व हो ही जाते हैं ना। तो ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको मौखिक रूप से भी बता दिए हैं। तो इस तरह से ये अपना एक टाइप से कंप्लीट जो है, कंप्लीट सिलेबस के जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना, ठीक है ना? कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। इसके साथ में ही आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष, आपको बेस्ट ऑफ लक। आशा यही करता हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, हाँ, चाहे आप L1 के हैं, L2 के हैं। अगर आपने क्लास पूरी नहीं देखी है, बीच बीच में से स्किप करके देखी है, तो दोबारा देख लें, या आप अपने दोस्तों को भी ये क्लासें भेज दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो, ये जो वीडियो है कंप्लीट यही ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक नई क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।